हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडोनेटिव फिजिक्स बाय मोहित गोइंका। आज का जो सेशन है दैट इज़ ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहाँ पे हमने कुछ 10 सवाल सेलेक्ट किए हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच हैव कम इन जेई मेन जेई एडवांस्ड। कुछ बहुत पहले के भी सवाल है, बट ऑल दीज क्वेश्चंस आर हाईली रेलिवेंट फॉर योर अपकमिंग जेई मेन एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो ये अपना पहला क्वेश्चन है विच केम इन द ईयर 2009। इस सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक xt ग्राफ है where a particle is going under simple harmonic motion. The acceleration of the particle at time t equals to 4/3 second is how much? ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि समय when time was 0 particle was at its mean position, x भी 0 है। ठीक है, हमें बताता है, हमसे पूछ रहा है बताइए टाइम 4/3 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन कितना है। ठीक, तो क्यों ना सबसे पहले हम इसे साइन के फॉर्म में लिख दे। वी नो दैट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, राइट। वी आर एबल टू राइट a sin ओमेगा t बिकॉज एट t इक्वल्स टू 0 अगर आप इस इक्वेशन में t को 0 पुट करें तो x भी 0 आएगा विच सेटिस्फाइज आवर सिचुएशन, राइट। साइन कर्व ही है ये बेसिकली। अब इस ग्राफ में देखिए एम्पलीट्यूड कितना है 1 सेंटीमीटर, तो a की जगह 1 पुट कर दिया टाइम्स साइन ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2π/T, वेयर t इज टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन। सो 2π/T की जगह क्या लिखोगे 8 सेकेंड्स। ये आपका पूरा एक साइकिल होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक साइकिल हुआ, सो 8 हो जाएगा T। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है विच मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट द अबव फंक्शन 2 times। वी हैव टू डिफरेंशिएट इट 2 times। ठीक है, तो जब इसे हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे हमें दिखेगा, अच्छा इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो ये आएगा -π/4 होल स्क्वायर कॉस, सॉरी दिस इज गोइंग टू बी साइन। 2 बार डिफरेंशिएट किया है, साइन कॉस बनेगा और फिर दोबारा साइन में बन जाएगा, सो sin π/4 t। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए दैट इज़ 4/3। ये कितना हो जाएगा -π²/16, राइट। यहाँ पे जब t को 4/3 पुट करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा sin π/3 विच इज sin 60 डिग्री विच बिकम्स √3/2। सो आवर आंसर शुड बी -√3 π² डिवाइडेड बाई 32। डिवाइड बाई 32 यूनिट्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल आपका 2005 का है एंड दिस क्वेश्चन यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव, राइट। जेई मेन का बड़ा ही फेवरेट सा कॉन्सेप्ट है, लगभग हर बार इन्होंने इस पर एक सवाल पूछा है। अगर आपको ध्यान में हो लॉज ऑफ मोशन में ही हमें ये जी इफेक्टिव के बारे में बता दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पे एक आदमी खड़ा है लिफ्ट के अंदर एंड द लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन a, then we can use the concept of g effective, that is a plus g। जब आदमी ऊपर जा रहा है we use g effective as a plus g and then we can directly find out what is the normal acting on the person, right। Normal acting on the person is going to be mass times g effective, राइट। अगर यही लिफ्ट नीचे जा रहा होता विथ सम एक्सेलरेशन a तो हम लोग इस केस में g इफेक्टिव लिखते g-a, राइट। अगर यही लिफ्ट की जगह अगर ये कोई कार होता जो कि एक सर्कुलर मोशन में होता, इन दैट केस वी वुड टेक g इफेक्टिव एज √g² प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर, राइट। तो ये सब वहाँ पे हम सीख के आते हैं, अब बड़ा ही फ़ायदा होता है ये g इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट से। अब देखिए ये सवाल को पढ़ते हैं। तो सवाल में हमको कह रहा है ये आपका पहला सेटअप है जहाँ पे आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और इसका टाइम पीरियड जो है वो t1 है। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए दैट एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज गिवन बाई 2π√L/g, राइट, L/g एंड इट इज़ बेटर टू टेक g एज सिंपली g इफेक्टिव, राइट। अगर ये एक नॉर्मल सेटअप है जहाँ पे दिस पेंडुलम इज नॉट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, राइट, ये जिस पॉइंट से सस्पेंडेड है वो पॉइंट ही ऊपर नीचे अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है देन जी इफेक्टिव इज गोइंग टू बी जी, राइट। जी इफेक्टिव इज गोइंग टू बी जी, तो ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला कह सकते हैं। ठीक, तो पहले वाले सिचुएशन में क्योंकि जी इफेक्टिव जी के ही बराबर है हमने सिंपली ऐसा लिखा
दूसरे सिचुएशन में हमसे कहता है द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, राइट, y इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। ये दूसरा वाला सेटअप जो है, ये पॉइंट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब आपको दिया है y इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, वी कैन फाइंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये कितना आ जाएगा 2kt पहली बार में, और दूसरी बार में डिफ्रेंशिएट किया तो 2k। k की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, सो बेसिकली 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस सिचुएशन के लिए जो g इफेक्टिव हो जाएगा दैट इज a प्लस g, a is 2 and g is 10, so this is 12 meters per second square, right? इसके लिए हमें टाइम पीरियड t2 लेने बोला है, so we can write t2 as 2 pi under root l by g effective and g effective is 12। हमसे t1 अपॉन t2 के स्क्वायर का रेशियो पूछा है, ठीक है, तो यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, t1 को भी लिख देते हैं, दिस इज l by 10, so what is t1 by t2 squared? t1 by t2 जब आप स्क्वायर करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 12 अपॉन 10 एंड दिस इज 6 by 5, 6 by 5 विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी गुड क्वेश्चन और बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है जेई मेन में। ठीक है, भले ये 1990 का सवाल है, लेकिन अब ये बिल्कुल जेई मेन के पैटर्न पे ये सवाल है। सवाल कहता है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका लेंथ L है, ठीक है, एंड मास M है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया एज A। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमें कैपिटल A दिया है, पूरा लेंथ इसका कैपिटल L है, राइट, और L/2 पोर्शन पानी में लिक्विड में सबमर्ज्ड है, लिक्विड में सबमर्ज्ड है, जिसका डेंसिटी हमें रो लेने बोला है, डेंसिटी इज रो। ठीक है, बॉडी का मास भी हमें दिया है विच इज़ कैपिटल M। ये एक स्प्रिंग से अटैच्ड है इस तरीके से एज शोन इन द फिगर, राइट। अब हमें कहता है कि हमने इस ब्लॉक को जेंटली पुश किया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि आपको सेकंड फिगर में दिखाई दे रहा है, राइट, जेंटली पुश किया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रिलीज्ड, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग वर्टिकली विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी कि हमने ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो छोटा सा x डिस्प्लेसमेंट दिया है। इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज k, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच। ठीक है, सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकाल लीजिए, ओमेगा निकाल लीजिए, एफ निकाल लीजिए, कुछ भी। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सवाल को करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप पार्टिकल को, मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए एंड देन फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स। वो कौन सा फोर्स है जो कि उस पार्टिकल को दोबारा उसके मीन पोजीशन पे लेके जाना चाहता है। ध्यान से देखिए, ये जो वाइट डॉटेड लाइन है, दिस इज बेसिकली द मीन पोजीशन ऑफ सिस्टम, राइट। मीन पोजीशन वो सिचुएशन है जहां पे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है। पहले डायग्राम में देखिए, बॉडी आपका इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बाय द वे? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। लिक्विड का जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स भी लग रहा है इसके ऊपर, राइट। और ये स्प्रिंग आपका इस समय कुछ इलोंगेटेड सिचुएशन में होगा, तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा। लेट द इलोंगेशन बी kx0, इलोंगेशन बी x0, सो फोर्स इज kx0। ठीक है, तो कुल मिला के अभी शुरुआत में नेट फोर्स 0 है, यानी कि mg इज इक्वल टू fb प्लस kx0। ठीक है, फिर हमने इसे x थोड़ा सा नीचे किया। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वही एक्स्ट्रा फोर्स होगा जो कि इस बॉडी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एट द सेम टाइम, अगर आपको SHM का कॉन्सेप्ट ध्यान में हो, राइट, दिस ऑसिलेशन इज लीनियर SHM, दिस ऑसिलेशन इज लीनियर SHM। और अगर आपके पास कोई पेंडुलम है जो कि इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, सो दिस इज योर एंगुलर SHM, राइट। सो लीनियर SHM के केस में हमारा टारगेट होता है टू फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। सो बेसिकली अगर आपने शो कर दिया एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज सम नेगेटिव k सम कॉन्स्टेंट ओवर हियर, k की जगह c यूज़ कर लेते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे k इस्तेमाल किया है, माइनस c इंटू एक्स। अगर हम इस फॉर्म में ले आते हैं देन c इज बेसिकली योर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं इसको। ये लीनियर SHM के केस में है।
ठीक है। और अगर आपका एंगुलर एसएचएम हो रहा होता है तो वहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा। तो यहाँ पे भी आपका सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, तो जैसा कि मैंने बोला, द मोमेंट यू डिस्प्लेस द ब्लॉक बाय सम डिस्टेंस x, आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्स्ट्रा फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक्स्ट्रा फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सो ध्यान से अगर आप देखें, एक x इलोंगेशन एक्स्ट्रा आया है स्प्रिंग में, शुरुआत में कुछ x0 था, राइट, लेकिन एक x इलोंगेशन एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा। सो एक एक्स्ट्रा kx फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग kx इज द एब्सोल्यूट स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग, एब्सोल्यूट होगा k ब्रैकेट x प्लस x0, राइट, बट kx इज द एक्स्ट्रा फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। इस तरीके से करेंगे तो बहुत कम समय में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। kx इज द एक्स्ट्रा फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, एट द सेम टाइम ये वो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कि अब लिक्विड में सबमर्ज हुआ है, एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कि लिक्विड में सबमर्ज हुआ है। इसका लेंथ डेफिनेटली x के ही बराबर है। तो एक एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स लगना चालू हो गया, एक एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स लगना चालू हो गया। सो दीज टू आर दी एक्स्ट्रा फोर्सेस। ब्लॉक के ऊपर mg लग रहा है, वो तो पहले भी कांस्टेंट था, अभी भी mg लग रहा है। सो बेसिकली fb एंड kx एंड fb ऑन दिस एक्स्ट्रा x पोर्शन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट fb प्लस kx इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी टाइम्स एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बॉडी टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से ये भी देखिए, आप ध्यान से देखिए, हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी पे एक्सेलरेशन लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन यानी कि फोर्सेस से ऊपर के डायरेक्शन में। इसलिए हम चाहे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है और फोर्स ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। सो उसके लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। व्हाट इज बॉइंट फोर्स? बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एक्स्ट्रा x लेंथ। बॉइंट फोर्स इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड टाइम्स ग्रेविटी, प्लस kx इज इक्वल टू माइनस ma, माइनस ma। तो इसे हम लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल टू माइनस रो ए जी प्लस के डिवाइडेड बाई m times x, and this is your basically omega square, right? And what is f? F is basically omega by 2 pi, so this becomes 1 by 2 pi omega इसका पूरा root, which is k plus rho ag divided by m to the power half. So this becomes our final answer, which is option number B. Option number B is the correct answer. ठीक है। So this is the best way. पार्टिकल को डिस्प्लेस किया और जो उस पर एक्स्ट्रा फोर्स है उसको हमने कैलकुलेट करके मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट किया है। चलिए आगे बढ़ते सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन जेईई मेन। 2019 में तो पूछा ही गया है, बहुत पहले आईआईटी में भी सेम सवाल विद सेम ऑप्शंस आया था। तो इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो कुछ पुराने सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आपको पता होना चाहिए जो आपको करना है, विच इज़ रेलिवेंट इन टुडेज जेईई मेन एग्जाम। सारे सवाल रेलिवेंट नहीं हो, लेकिन कुछ सवाल रेलिवेंट होंगे। तो इस सीरीज़ में आपको वो सब सवाल भी दिखेंगे, जैसे कि इससे पहले वाला सवाल था। अब इस सवाल को देख लेते हैं। ये आपका एंगुलर एसएचएम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास एक रॉड है, जिसका मास हमें m दिया है और लेंथ l दिया है। दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया है, एंड दिस रॉड इज हिंज्ड ओवर हियर एट पॉइंट O। यानी कि ये जो रॉड है इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर सकता है। इस तरीके से इस वर्टिकल प्लेन में ये ऑसिलेट कर सकता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पेन किस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें सवाल में कुछ वैसा ही बोला है, द रॉड इज जेंटली पुश्ड थ्रू अ स्मॉल, ये स्मॉल शब्द पे ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एंगल एंड रिलीज्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशन इज हाउ मच, ठीक है। तो राइट साइड के डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि हमने इस रॉड को बहुत छोटे से एंगल थीटा से डिस्प्लेस किया है। डायग्राम में फिर भी एंगल बड़ा दिखाया गया है, लेकिन ये बहुत छोटा सा एंगल है,
राइट। अगर ये थीटा से रोटेट किया गया है देन ये स्प्रिंग कितने से कंप्रेस हुआ होगा, ये स्प्रिंग कितने से कंप्रेस हुआ होगा, सोचिए। ओ से लेके इस एंड तक का लेंथ है L/2, दिस इज बेसिकली L/2, राइट, दिस इज L/2। तो कितने से कंप्रेस हुआ होगा, ये भी आपका L/2 है बेसिकली, समझ में आया। दिस इज गोइंग टू बी L/2 थीटा, आर थीटा होता है ना, सो L/2 थीटा, राइट। अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, यू हैव रोटेटेड इट बाय सम एंगल, फिर आपने रिलीज किया, तो स्प्रिंग फोर्स उसके ऊपर टॉर्क लगाएगा, रॉड के ऊपर टॉर्क लगाएगा, और इस तरीके से ये रॉड SHM करना चालू कर देगा, एंगुलर SHM। सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ओवर हियर, दिस फोर्स इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इस दिशा में होगा, है कि नहीं। दिस फोर्स इज गोइंग टू बी K टाइम्स L/2 थीटा, ये भी उतना ही होगा K टाइम्स L/2 थीटा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये स्प्रिंग फोर्स और ये स्प्रिंग फोर्स दोनों का ही O के अबाउट सेम सेंस में टॉर्क है, राइट। बोथ आर प्रोवाइडिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट O इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नेट टॉर्क ड्यू टू बोथ द फोर्सेस इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा, राइट। नाउ व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, ये फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट O एंड दैट डिस्टेंस इज L/2, दैट डिस्टेंस इज L/2। तो ये कितना हो जाएगा, K L/2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई L/2, और ये सिर्फ एक फोर्स की वजह से है, दो फोर्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया था क्लॉकवाइज, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया क्लॉकवाइज, और टॉर्क का सेंस कैसा है, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से आप एक नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट लगा दो राइट लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम लगा दिया एक नेगेटिव साइन जस्ट टू सिग्निफाई दैट। तो ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच रहा है, माइनस KL² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स थीटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट O, रॉड है ना, याद ही होना चाहिए अपने को, तो mL²/12 टाइम्स अल्फा, तो यहाँ से L² से L² खत्म, 2 से ये 12 खत्म, तो 6 हो गया। सो अल्फा इज इक्वल टू -6K/m टाइम्स थीटा, और अपने को पता है कि दिस इज योर ω², यही अपना ω² है। सो F इज इक्वल टू ω/2 पाई विच बिकम्स 1/2 पाई अंडर रूट 6K/m, 6K/m, एंड दिस इज मैचिंग अप विद ऑप्शन नंबर C। सो ये सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक रॉड है जिसका मास m है और उसका लेंथ 12 है, एंड इट इज सस्पेंडेड एट इट्स मिडल बाय अ वायर। इट एग्जिबिट्स अ टॉर्शनल ऑसिलेशन इफ टू masses each of mass small m are attached at a distance of L/2 from its center on both the sides, it reduces the oscillation frequency by 20%। तो आपके पास यहाँ पे एक रॉड है जिसका मास हमें दिया हुआ है कैपिटल M और जिसका लेंथ हमें दिया हुआ है 12, राइट। एंड सेकेंड सिचुएशन में इसी रॉड पे हमने दो छोटे छोटे मास ऐड कर दिए हैं विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2 फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है। बाय डूइंग दिस सेकेंड सेटअप वी हैव रिड्यूस द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बाय 20%, यानी कि अगर पहले वाले सेटअप का फ्रीक्वेंसी f1 है तो दूसरे वाले सेटअप का फ्रीक्वेंसी 0.8 f1 होगा, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि इसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं या फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 मिनट में पहले हम आपको ये समझा दें कि इसका फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं। सो बेसिकली हम इस रॉड को हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी एंगल थीटा से रोटेट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ध्यान दीजिएगा हमने इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट किया है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ये वो जो ब्राउन रॉड वहाँ पे दिख रहा है, सपोज दिस इज द ब्राउन रॉड एंड ऊपर के डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे एक वायर इसके साथ इस पॉइंट पे अटैच्ड है, वायर यहाँ पे भी अटैच्ड है, ऊपर सीलिंग पे भी अटैच्ड है, राइट। नाउ वी हैव गिवन दिस रॉड सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो ये रॉड इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके से ऑसिलेट करने वाली है, SHM परफॉर्म करने वाली है। और ये SHM क्यों कर रहा है, बिकॉज दिस वायर अटैच्ड टू दिस रॉड गेट्स ट्विस्टेड, राइट। जब आप रॉड को रोटेट करते हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ये वाला पॉइंट बेसिकली इस तरीके से ट्विस्ट होता है। सो व्हेन यू ट्विस्ट दिस पोर्शन दैट दिस वायर इज गोइंग टू apply an anti-torque
अपोजिट डायरेक्शन में ये वायर फिर से टॉर्क लगा के घूमने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज़ योर रीस्टोरिंग टॉर्क ओवर हियर. सो दिस रीस्टोरिंग टॉर्क यानी कि इस थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क जो लगता है वो टॉर्क दिया जाता है बाय द इक्वेशन माइनस सी थीटा, वेयर सी इज़ योर टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ दैट वर्टिकल वायर. ठीक है, सी एक कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना टॉर्क को आई इंटू अल्फ़ा. तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई आई टाइम्स थीटा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट सी बाई आई. अब दोनों ही सिचुएशन में आपके पास सी तो कांस्टेंट है, वायर तो हमने सेम रखा, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने चेंज किया है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आई. ठीक, so we can say that f1 by f2 is equal to under root of i2 by i1. ठीक है, अब ध्यान से एक एक चीज़ों को लिखते हैं. f1 ही है, f2 को हम लिख सकते हैं 0.8 टाइम्स f1. ठीक, i2 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड सेटअप. नाउ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन 12. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रॉड का लेंथ ही 12 है, यानी कि m इंटू 12 ml स्क्वायर बाई 12 ना, तो 12 का स्क्वायर, सो 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस एक मास का हो जाएगा m इंटू l बाई 2 का होल स्क्वायर विच इज़ ml स्क्वायर बाई 4, और ऐसा दो मास है, सो दिस बिकम्स ml स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू 4l स्क्वायर बाई 12. ठीक है, समझ में आया. f1 से f1 कैंसिल हो जाएगा, राइट. ये क्या है 1/0.8, जिसे हम लिख सकते हैं 10/8 विच इज़ 5/4. दिस इज़ 5/4 इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान से देखिए यहाँ से l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल. ठीक है, ये वाला जो 4 है इसको इसके साथ कैंसिल किया तो 3, ये भी इसके साथ कैंसिल होके 3 बन जाएगा. अब न्यूमरेटर में आपके पास है कैपिटल M/3 और स्मॉल m/2. सो बेसिकली इफ़ यू टेक LCM एज 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 2m प्लस 3m होल डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है कैपिटल M/3. दिस इज कैपिटल M/3. ठीक, तो ये 3 से ये 6 कट होके 2 बन जाएगा, एंड दिस इज बोथ साइड स्क्वायर भी कर दीजिए. 25/16 इज इक्वल टू दिस इज 2m प्लस 3 स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2 नीचे आ जाएगा, सो 2 कैपिटल M. Okay, so this 2 cancels this 16/8. Let us cross multiply. This is 25 times m is equal to 16 times m plus 24 times small m. तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए that small m by capital M is how much? यहाँ पे गया तो ये हो जाएगा आपका 9m. So this is 9 divided by 24. So this is 3 and this is 8. So 3/8. 3/8 कितना हो जाएगा? 0.8324 660, so 87, so 0.37 is the final answer, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, तो एक बढ़िया सवाल. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चन, जिसको आप बड़े स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं. इस सवाल में हमसे बोलता है कि आपके पास एक पॉइंट मास है which is subjected to 2 simultaneous sinusoidal displacement. एक SHM ये है और दूसरा SHM ये है. ठीक है, now adding a third SHM, adding a third sinusoidal displacement of this form brings the mass to a complete rest. So the values of B and phi is. सवाल 2011 का है, लेकिन ये बिल्कुल जेईई मेन के पैटर्न पे सवाल है. अब ध्यान से देखिए, हमसे सवाल में कहता है हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ रखा होता है, और ये जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट आपको अल्टरनेटिंग करंट में है, यही कॉन्सेप्ट आपको वेव ऑप्टिक्स में भी लगता है, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम. हमसे सवाल में चाहता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बेसिकली ज़ीरो हो जाए, ठीक है. सो द बेस्ट वे टू अटैक दिस क्वेश्चन इज बाय ड्राइंग फेजर. ध्यान से देखिए, पहले वाले के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो जस्ट
मेथड को फॉलो करें, आपको यकीनन समझ में आ जाएगा। पहले वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो एम्पलीट्यूड ए है, राइट, एंड इनिशियल फेज इसका 0 है, ओमेगा टी प्लस फाई में फाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सो ए वेक्टर हम फेजर में इस तरीके से दिखा सकते हैं, दिस इज योर कैपिटल ए, ये x1 के लिए। अब x2 के कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड a है और ये पहले वाले से 2π/3 फेज आगे है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 2π/3 है, 2π/3 मीन्स 120 डिग्रीज, तो ये x1 से 2π/3 फेज आगे है। तो ये इस तरीके से बन गया, ये इस तरीके से बन गया, दिस कंप्लीट इज योर 120 डिग्रीज। हमसे पूछा गया है कि हम तीसरा फेजर किधर बनाएं सो दैट इस पूरे का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो अगर आप सिमेट्री के साथ खेलें, अगर आप सिमेट्री के ऊपर ध्यान दें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि तीसरा वेक्टर एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए जिसका वैल्यू भी कैपिटल ए हो एंड ये एंगल 120 डिग्री, सो इवेंचुअली ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। अगर ये ब्लू वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हो तो इस पूरे का रिजल्टेंट 0 ही आना है। वेक्टर एडिशन चाहे तो करके देख लीजिए, सिमेट्री से भी दिखाई दे रहा है, ये 0 ही आएगा, राइट, ये 0 आएगा। यानी कि कैपिटल ए हो गया एम्पलीट्यूड, विच मीन्स बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू ए के बराबर है, ठीक है। अब हमसे फाई पूछा है, फाई इज द एंगल वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम द रेफरेंस, ये हमारा रेफरेंस था, इससे कितना फेज आगे है ये ब्लू वेक्टर, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये 240 डिग्री आगे है, यानी कि ये 4π/3 फेज आगे है, फेज आगे है। तो आपको फाई का वैल्यू आ गया 4π/3, विच मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट तरीका है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर आपको ये सिमेट्री नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये सिमेट्री नहीं दिखाई दे रहा है तो नॉर्मल वेक्टर्स रेजोल्यूशन से भी कर सकते हैं। ये कैपिटल ए को रिजॉल्व कर दीजिए इधर की तरफ और एक आपका आ जाएगा इधर की तरफ, राइट, दिस इज कैपिटल ए, ये एंगल आपका कितना है 30 डिग्री है, सो दिस इज a cos 30 डिग्री विच बिकम्स √3a/2 एंड दिस इज गोइंग टू बी a/2, दिस इज गोइंग टू बी a/2, सो a माइनस a/2 इवेंचुअली आपका राइट साइड में ही एक वेक्टर बचेगा, राइट साइड में ही वेक्टर बचेगा विच इज a/2। अब हमारा टारगेट है कि तीसरा वेक्टर क्या होना चाहिए ताकि रिजल्टेंट 0 हो जाए। तीसरे वेक्टर का एक कंपोनेंट a/2 लेफ्ट होना चाहिए और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ √3/2a होना चाहिए, √3/2a होना चाहिए। सो बेसिकली ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारा x3 का डायरेक्शन, यानी कि ये b होगा मेरा। सो ये इवेंचुअली आप इधर ही पहुंचोगे, लेकिन क्यों इतना लंबा करना जब हम सिमेट्री के साथ खेल के आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सो वेरी गुड क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगुलर SHM। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मिक्स किया हुआ है। हमको यहाँ पे एक मासलेस रॉड दिया हुआ है, दिस इज अ मासलेस ग्रीन रॉड, राइट। ये 2 पॉइंट साइज मास है जिसका वैल्यू हमको कैपिटल M दिया है, दिस इज कैपिटल M मास, राइट। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है कैपिटल E, इसके ऊपर -q and +q चार्ज है। द अरेंजमेंट इज हेल्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E सच दैट द रॉड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा से अबाउट 5 डिग्रीज। तो हमको सवाल में कहता है कि एंगल थीटा जो है बड़ा छोटा सा एंगल है, 5 डिग्रीज। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम टाइम नीडेड फॉर द रॉड टू बिकम पैरेलल टू द फील्ड आफ्टर इट इज सेट फ्री। सो द मोमेंट यू सेट इट फ्री, व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इस +q चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा होगा और इस नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, q टाइम्स E एंड q टाइम्स E। अब ये दोनों फोर्सेस के कारण आपको दिखना चाहिए कि इस सेंस में टॉर्क लग रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल होगा कभी ना कभी, तो ये हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगा होगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में। सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस रॉड इज गोइंग टू परफॉर्म SHM, वो इस तरीके से SHM परफॉर्म कर रहा होगा। तो अभी रॉड अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, सवाल है कि उसको एक्सट्रीम से मीन पे आने में कितना समय लगता है, ठीक।
तो अगर हम किस तरीके से ये पता कर ले कि इसका टाइम पीरियड कितना है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर t/4 नहीं हो जाएगा? एक्सट्रीम से मीन पोजीशन में आने का समय t/4, राइट? दैट्स इट। हमें निकालना है टाइम पीरियड। अब आपको अगर ध्यान में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज P क्रॉस E। याद आया? टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और यहाँ पे यही वो थीटा है, राइट? डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, सो एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। सवाल में हमको कहता है कि थीटा बड़ा ही छोटा है, यानी कि हम साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा पकड़ सकते हैं, राइट? अच्छा, ये टॉर्क को हम रिप्लेस कर देते हैं I इंटू अल्फा, एंड दिस इज PE सिंपली थीटा, ठीक? अब लगाने को फिर से एक नेगेटिव साइन लगा सकते हो, क्योंकि हमने थीटा इस तरीके से दिया है एंटी क्लॉकवाइज और टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, सो इवेंचुअली एक नेगेटिव साइन दिखा सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, राइट, ऑफ दिस सिस्टम, रॉड का लेंथ कैपिटल L है, रॉड का लेंथ कैपिटल L है, तो इस मास का सेंटर से दूरी कितना है? L/2, मास इज कैपिटल M, तो एक मास का हो जाएगा M इंटू L/2 का होल स्क्वायर विच इज ml²/4, दो मास है तो ml²/2 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज P? P is dipole moment which is Q into separation between the charges, so Q into L E theta, right? अच्छा, एक स्क्वायर से एक L तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपना अल्फा कितना आ रहा है? -2QE डिवाइडेड बाई यहाँ से आ रहा है M इंटू L थीटा। तो आपको दिखना चाहिए कि आपका टाइम पीरियड आ गया है, दैट इज़ 2π/√, ये वाला टर्म तो ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका ml डिवाइडेड बाई 2QE, और हमारा जो आंसर होने वाला है कि कितना समय उसको लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, दिस t इज़ बेसिकली t/4, सो आवर आंसर इज π/2 ml/2QE। तो ये सवाल था और उसका ये आंसर है, ठीक है? अब ये मेंस में भी पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपको इसे इंटीजर फॉर्म में बना सकते हैं, हाँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देगा और 2 की जगह कुछ x लिख देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जेईई मेन का सवाल है 2020 में पूछा गया ये सवाल था। सवाल है फिजिकल पेंडुलम पे बेस्ड। यहाँ पे आपके पास एक रिंग है जिसका मास लेट अस से m है और इसका रेडियस r है। वो अपने इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, राइट? दिस इज ऑसिलेटिंग इन द वर्टिकल प्लेन। वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है इन द वर्टिकल प्लेन। नाउ एक्सिस हैव चेंज्ड। इन द सेकेंड सिचुएशन एक्सिस डायमीटर के पैरेलल है। अगर ये आपका डायमीटर है तो उसके पैरेलल है, ठीक है? हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड T1/T2। अब आपको पता होना चाहिए दैट इन अ फिजिकल पेंडुलम टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज और गिवन एज 2π/√I/mgd, right? Now what is I? I is moment of inertia about the axis, m is mass of the system, g gravity, and d is distance between point of suspension या axis of rotation till center of mass। d क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास की दूरी, और इस केस में ये कैपिटल R ही होगा। यहाँ पे भी ये कैपिटल R ही है। सो दोनों ही सिचुएशन में 2π कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, यहाँ तक कि d भी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं ना कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि हम कह सकते हैं दैट T1/T2 इज इक्वल टू √ ऑफ I1/I2, ठीक है? नाउ व्हाट इज I1? I1 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट, राइट? तो लगा दो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेंटर ऑफ मास के थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज mr², राइट? सो mr² प्लस md² विच बिकम्स 2mr²। नाउ यहाँ पे डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2,
यहाँ से इस एक्सिस तक शिफ्ट करना है, तो लगाया पैरेलल mr²/2 प्लस mr² विच इज़ योर 3mr²/2, 3mr²/2. सो mr² से mr² खत्म, 2 ऊपर चला जाएगा, सो √4/3, सो विच बिकम्स 2/√3. दिस इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. 2019 में पूछा गया ये सवाल है. इस सवाल में हमको क्या दिया हुआ है? सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, राइट. इनिशियली ये θ0 एंगल पे हम इसे ले गए एंड देन वी रिलीज्ड इट. हमने जब इसे रिलीज़ किया एंड द मोमेंट इट वाज एट इट्स बॉटम मोस्ट पोजीशन, ये एक m ब्लॉक के मास से टकराता है और इलास्टिकली कोलाइड करता है. इलास्टिकली ये कोलाइड किया है, ठीक है. सो द सेकेंड फिगर इज जस्ट बिफोर कोलिजन. बहुत ध्यान से, सेकेंड फिगर इज सिचुएशन ऑफ जस्ट बिफोर कोलिजन. तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये ब्लॉक तो रेस्ट पे था. मान लेते हैं कि इसका स्पीड हो गया होगा u2, राइट, और u1 कितना है 0. जस्ट आफ्टर कोलिजन हमसे कहता है कि इस बॉब ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली. मान लीजिए इसका वेलोसिटी v2 हो गया और इसका v1 हो गया. नाउ आफ्टर अटेनिंग दिस स्पीड v2 इट इज अगेन गोइंग टू गो अप, और इस बार ये θ1 एंगल तक जाता है, ठीक है. हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ कैपिटल M. ये कैपिटल M की वैल्यू क्या है? अब ध्यान से देखिए, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं. एक तो आप यहाँ से यहाँ तक के लिए एनर्जी कंजर्व कीजिए और u2 निकालिए, एंड वाइल डूइंग दैट यू हैव टू मेक एन अजम्पशन फॉर cos θ0. वहाँ पे cos θ का टर्म आएगा, वहाँ पे आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक अजम्पशंस लेने होंगे एंड वहाँ का कैलकुलेशन भी काफ़ी टीडियस हो सकता है. लेकिन अगर आपको सिंपल पेंडुलम का कुछ थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट पता है, एंगुलर SHM का कॉन्सेप्ट पता है, तब ये सवाल आपके लिए ईजी हो जाएगा. अब ध्यान से देखिए, लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली. जब कोई पेंडुलम ऑसिलेट करता है, जब कोई पेंडुलम इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होता है, टाइम पीरियड 2π/L/g होता है, तो हमें पता है दैट एट एनी गिवन टाइम एंगल थीटा इज गिवन बाई θ0 साइन ओमेगा टी. याद है, ये वही बात हो गया जिस तरीके से लीनियर SHM में हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, वेर a इज एम्पलीट्यूड. यहाँ पे θ0 इज द एम्पलीट्यूड कि ये मैक्सिमम कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ था, राइट. यहाँ पे θ0 है और यहाँ पे θ1 है, राइट. थीटा इज द एंगल थीटा एट एनी गिवन टाइम t, राइट, एट एनी गिवन टाइम t. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे एक बार, सो dθ/dt विच इज एंगुलर वेलोसिटी. ना एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल भी ओमेगा ही लिखते हैं, ऑलरेडी हमारे पास एक ओमेगा सिंबल है, सो लेट अस टेक इट एज ओमेगा डैश. ओमेगा डैश इज एंगुलर वेलोसिटी. दिस बिकम्स θ0 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज बेसिकली √g/L, राइट. t इज 2π/L/g, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज √g/L. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब ये बॉब अपने मीन पोजीशन पे होगा देन इट इज़ गोइंग टू हैव मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी. आप इसको चाहे तो लीनियर SHM से कोरिलेट कर सकते हैं. जब पार्टिकल अपना मीन पोजीशन पे होता है तब वहाँ पे होता है मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज़ गिवन बाई एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. वहाँ पे आपका v मैक्स होता था a इंटू ओमेगा, और यहाँ पे आपका ओमेगा डैश मैक्स कब है? जब वो अपने मीन पोजीशन पे है, विच इज θ0 इंटू ओमेगा, θ0 इंटू ओमेगा. यही इंफॉर्मेशन हमारे बड़ी काम की है कि हमको पता है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ये बॉब का जब वो अपने बॉटम पे होगा, जब वो अपने बॉटम पे होगा. सो लेट अस राइट इट ओवर हियर दैट दिस ओमेगा डैश इज गिवन बाई एम्पलीट्यूड, थीटा एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ठीक है. तो अगर बॉटम पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश है, सो व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज गोइंग टू बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ रेडियस, राइट, ओमेगा डैश इनटू एल. तो हम u2 लिख सकते हैं ना. अब तो मेरे लिए चीज़ आसान हो गया. व्हाट इज u2? u2 इज बेसिकली ओमेगा डैश इनटू एल. ओमेगा डैश इज θ0
इंटू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई लेंथ एल, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज अंडर रूट जी बाई एल। सो ये आपका हो गया थीटा नॉट अंडर रूट जी एल, ठीक। u2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही कोलिजन हो चुका है इसका वेलोसिटी v2 हो गया, और ये v2 वेलोसिटी पाने के बाद ये θ1 एंगल जा पाता है। तो क्या हम सिमिलरली यहाँ से बोल सकते हैं दैट v2 इज इक्वल टू थीटा नॉट की जगह सिर्फ θ1 अंडर रूट जी एल। आपको u2 पता है, v2 पता है, राइट। तो लेट अस नाउ अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। कोलिजन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस डू दैट। दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन, दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। सो इफ वी अप्लाई लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हम ये अप्लाई करें तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज स्मॉल मास m है इसका, ये हो जाएगा माइनस mu2, लेफ्ट साइड जा रहा है। दिस इज इक्वल टू ये वाले ब्लॉक का भी माइनस कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m v2, ठीक है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। सो E इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, किस रेट से ये लोग सेपरेट हो रहे हैं, तो v1 प्लस v2 से। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? दिस इज सिंपली u2, दिस इज सिंपली u2, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से v1 को लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू u2 माइनस v2, v1 is equal to u2 minus v2. Now let us replace the value of v1 from here, यहाँ पे पुट कर दीजिए। This becomes minus u2 which is equal to minus capital M। v1 की जगह हमने लिखा u2 minus v2 plus small m v2। This is equal to minus m u2 which is equal to minus m u2 plus capital M v2 plus small m v2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम इस माइनस एम u2 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं और u2 कॉमन ले लेते हैं। सो दिस बिकम्स कैपिटल M। ओके वेट अ मिनट, हमें कैपिटल M को इकट्ठा करना, स्मॉल m को इकट्ठा करना है, राइट। सो इन दैट केस लेट अस डू दिस। इस वाले को राइट साइड ले जाओ और कैपिटल M वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल M u2 minus v2 is equal to small m v2 plus u2. Now let us put all the values over here, all the values। हाँ, आपको u2 पता है, u2 कहाँ है? This one is u2 थीटा नॉट अंडर रूट gl माइनस v2 इतना है which is θ1 अंडर रूट gl। This is equal to m, again v2 is θ1 अंडर रूट gl प्लस थीटा नॉट अंडर रूट gl। ध्यान से देखिए तो अंडर रूट gl सब कैंसिल हो जाएगा, है ना। दिस इज इक्वल टू, हम कैपिटल M को कह सकते हैं ना स्मॉल m θ1 प्लस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई थीटा नॉट माइनस θ1, राइट। एंड दिस इज ऑप्शन नंबर C। बढ़िया एकदम। सो सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ना क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन बेस्ड ऑन अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। 2010 का सवाल है, लेकिन इसके बावजूद ये सेम कॉन्सेप्ट पे जेईई मेंस में भी सवाल आ चुका है और 2010 के पहले भी सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल आ चुका है, ठीक। सवाल हमसे कहता है कि आपके पास एक 0.1 kg मास है, ये वाला, विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास। द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर and its cross-sectional area is this much. If the mass is pulled a little in the vertical downward direction and released, it performs simple harmonic motion of angular frequency this much. If the Young's modulus of the material of wire is this, the value of n is how much? ठीक है, तो ये आपके पास एक मासलेस वायर है, यहाँ पे एक मास है विच इज़ 0.1 kg, राइट। ये वायर का लेंथ हमको दिया हुआ है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको दिया हुआ है 4.9 इंटू दिस मच, ओमेगा दिया हुआ है। हमने इस ब्लॉक को थोड़ा सा खींच के छोड़ा एंड दिस स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, ठीक। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कोरिलेट दिस वायर विथ अ स्प्रिंग। ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक वायर है इस तरीके का, और हम इस पे लगाते हैं फोर्स,
ठीक है, जस्ट एज इफ कि हमने एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाया। ठीक, अगर हम ऊपर वाले वायर की बात करें, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वायर, ये फोर्स लगाने से क्या होगा इस डायग्राम के लिए देखें। सो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ अपॉन एल। ये फोर्स लगाने से वायर के लेंथ में एक चेंज आएगा, दैट चेंज इज आई एम टेलिंग डेल्टा एल। ठीक उसी तरीके से जब इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स के कारण स्प्रिंग में एक चेंज आता है लेंथ का, उसका लेंथ एक्स से इंक्रीज करता है। सो अगर हम यहाँ पे ए को उधर ले जाए, सो ए टाइम्स यंग मॉडुलस अपॉन इनिशियल लेंथ होल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। तो क्या देखने में सेम नहीं लग रहा है, कोरिलेटेड नहीं लग रहा है? ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स एक इलोंगेशन आता है यहाँ पे x का, यहाँ पे डेल्टा एल का। सो कैन वी से दैट इफेक्टिव कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसी तरीके से यहाँ वाले का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या हम उसको a यंग्स मॉडुलस बाई l कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर कह सकते हैं तो ये बेसिकली आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया जिसका टाइम पीरियड होता है या फिर जिसका ओमेगा होता था अंडर रूट के बाई एम। याद आ रहा है? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे के की जगह ये लिख सकते हैं, दैट इज ए टाइम्स यंग मॉडुलस अपॉन लेंथ टाइम मास, राइट। हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है तो क्यों ना हम स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें। यंग्स मॉडुलस को हम लिख सकेंगे ओमेगा स्क्वायर एम इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो व्हाट इज दिस? ओमेगा की वैल्यू 140 है, दिस इज 140 टाइम्स 140 मल्टीप्लाइड बाई मास विच इज 0.1, लेंथ इज 1 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज 4.9 टाइम्स 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये डेसिमल से ये डेसिमल चला गया, सो दिस इज 7 से कट किया तो एक बार 720 और ये भी 20, तो ऊपर में आपके पास आ रहा है 400 मल्टीप्लाइड बाई, नीचे से 10 टू द पावर ऊपर गया तो 7, दिस बिकम्स 4 टाइम्स 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोरिलेट करो तो n इज इक्वल टू 4 आपका आंसर हो जाएगा। सो ये था आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेशन ऑन SHM जहाँ पे हमने 10 बहुत अच्छे सवालों को डिस्कस किया है, डिटेल सोल्यूशन है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल और इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए टू एनकरेज माई हार्ड वर्क, एंड वी शैल बी मीटिंग अगेन एंड अगेन ऑन विद डिफरेंट वीडियोज़। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।